महत्वपूर्ण आइटम होती है। वो तो ये दिखाती है कि कंपनी का कैश, जो शेयर होल्डर का पैसा है, वो कहाँ लगा है, वो किस एसेट्स में लगा है, उस एसेट्स का रिटर्न क्या आ रहा है, और अगर कंपनी का सरप्लस पैसा है तो वो कहाँ जा रहा है, और अगर कंपनी के प्रोडक्ट में डिमांड में कुछ अड़चन आ रही है तो वहां पर आपको दिखाई दे देगा कि इसको कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो उसको क्रेडिट, यानी कि अल्टीमेटली तो जेब में पैसा आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सो कैश मोर देन अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर तो आप दिखा सकते हैं, बिलिंग कर दी क्लाइंट को पर पैसा नहीं आया तो अर्निंग्स हो गई, बिल्कुल आपने इनकम तो लिखा ली पर कैश तो आया नहीं। ये एक बड़े मुद्दे की बात कही आपने कि कैश फ्लो पर नजर रखनी चाहिए कि कंपनी पैसा भले का आंकड़ों में कमाए लेकिन अल्टीमेटली बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है या नहीं। दलजीत, जनरली एक और बात की जाती है कि फलाना स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है या बहुत महंगा है। वैल्यूएशन इसे कैसे देखना चाहिए? ये अगेन वैल्यूएशंस हर सेक्टर के लिए स्पेसिफिक होती है, उसका एक यार्ड स्टिक्स होते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है उसको आपने अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड कर दिया तो आपको पीई रेशो मिल गया। अगेन अब ये कहना बहुत मुश्किल है, ये सब्जेक्टिव मैटर है कि कम पीई जो है वो अच्छा है या ज्यादा पीई अच्छा है। कुछ सेक्टर्स में ज्यादा पीई भी अच्छा है, कुछ सेक्टर्स में कम पीई भी खराब है। तो पीई खाली एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये एक साइकोलॉजिकल व्यू है कि ये स्टॉक आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी तरह प्राइस टू बुक वैल्यू को हम देखते हैं, जिन कंपनियों में बहुत ज्यादा डेट होता है तो वहां पर हम एंटरप्राइज वैल्यू टू डेट देखते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिडा। तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या है? बेसिकली मार्केट कैप प्लस नेट डेट। नेट डेट माने कैश माइनस डेट। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास दोनों चीजें आ गई। मार्केट कैप मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो आपके पास मार्केट की पोजीशन, इक्विटी की पोजीशन आ गई और डेट को भी आपने ले लिया। तो जिन कंपनियों में बहुत ज्यादा डेट होता है या जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, जहां लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, तो इमीडिएटली पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको, 2-3 साल 5 साल में पैसा आएगा। उन कंपनियों में ये अपना रेशो यूज करते हैं हम, ईवी टू इबिटा। तो ये बहुत सारे तरीके, इसके बहुत सारे रेशोज हैं जो आगे चल के एपिसोड्स में हम लोग अलग अलग बात करेंगे। तो उसके यार्ड स्टिक्स हैं हर सेक्टर के। एक अज्यूम कर लिया है कि भाई 10 का मल्टीपल अच्छा है इस सेक्टर के लिए, सारे पीएस 10 पे चलते हैं। आप अगर 8 पे हैं तो आपके पास स्कोप है वहां तक जाने के लिए। गिरीश जी, जनरली एक इन्वेस्टर के पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ ले या फिर एक और ऑप्शन ये होता है कि किसी ब्रोकर की रिपोर्ट पढ़ ले उस कंपनी पर। अगर ब्रोकर ने रिपोर्ट निकाली है, कई ब्रोकरेजेस, खासतौर से बड़े स्टॉक्स को तो ज्यादातर ब्रोकरेजेस कवर करते ही हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स कहाँ ज्यादा भरोसा करें, बैलेंस शीट पर या फिर ब्रोकर्स रिपोर्ट पर? जो तो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है वो तो खुद ही बैलेंस शीट एनालिसिस और कैश फ्लो में घुस जाएगा। जो एक निवेश करने लगा है फ्रॉम द फर्स्ट टाइम और इनिशियल स्टेजेस पे इन्वेस्टमेंट है, उनको डेफिनेटली रिलायंस करनी चाहिए ब्रोकर्स रिपोर्ट्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट आर्गुमेंट देखना चाहिए, उसके रिस्क देखने चाहिए। इन्वेस्टमेंट हर ब्रोकर रिपोर्ट में इन्वेस्टमेंट रिस्क लिख होते हैं, इन्वेस्टमेंट आर्गुमेंट लिख होते हैं। उन्होंने पूरी बैलेंस शीट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एनालिसिस की होती है। तो वो चीज एक कंसाइज फॉर्म के अंदर सारे एलिमेंट, उन्होंने ग्लोबल टॉप डाउन अप्रोच की होती है। तो कंसाइज फॉर्म को उनको हर चीज ब्रोकर्स रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाती है। तो मेरी तो यही सजेशन होगी कि एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स जो सोफिस्टिकेटेड नहीं है उनको सुनने सुनाने से नहीं शेयर लेना चाहिए, थोड़ी सी अपने खुद तहकीकात करनी चाहिए, देखना चाहिए, ब्रोकर रिपोर्ट पढ़े और आगे बढ़े। कोई टिप्स नहीं, कोई किसी ने फ्रेंड ने बोल दिया तो खरीद लिया या वैसा नहीं? जी बिल्कुल। इनफैक्ट हम हमेशा से एजुकेट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि आप सुनी सुनाई और ये इस तरीके की टिप्स पे ना भरोसा करें, क्योंकि ये जैसे हमने हमेशा बोला ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। एफर्ट करेंगे तभी उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो आप जैसे दलजीत, हमने आज एपिसोड में पूरा बात किया कि हाँ कंपनी सेलेक्ट करने के पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, काफी डिटेल में बात की। अब इन सबको देखने के बाद अगर एक स्टॉक किसी इन्वेस्टर को खरीदना है, कोई शेयर खरीदना है, तो फाइनली किस तरह से मन बनाया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए? जी, अब मन बनाने के समय में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इस समय ये स्टॉक सही एंट्री का पॉइंट है या नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिसिस से आपने ये समझ लिया कि ये चीज अच्छी कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है। अभी आपको कोई वेजिटेबल, कोई आपकी पसंदीदा सब्जी अच्छी है, लेकिन कितनी खानी है
ये उस समय की भूख पर डिपेंड करेगा, कब खानी है, कब खानी है, ये उसमें डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही आपको अपने स्टॉक में आपने समझ लिया कि आज ये 3 कंपनियों में ए बी सी में मेरे को ये ए बी सबसे अच्छी लगी, ए बी का ये रीजन से ये अच्छी है। अब उसका वैल्यूएशन आपने चेक करा और आपने देखा कि इसका स्टॉक प्राइस वगैरह क्या है, फिर वहां पर थोड़ा हम टेक्निकल को यूज करते हैं, चार्ट्स को यूज करते हैं। चार्ट्स बेसिकली टेक्निकल्स क्या बताते हैं, वो खाली डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, जिस तरह से डिमांड सप्लाई होगी उसी तरह से उसका स्टॉक प्राइस मूव करेगा। तो अगर आपने देखा कि उसके हिसाब से भी ये लगता है कि इसमें स्कोप है, खरीदने लायक है, तो एकदम खरीदिए। अगर ऐसा लगता है कि शायद इसमें अभी थोड़ा स्कोप डाउन करने का है तो रोकना पड़ेगा। अब यहां पर एक समझने की बात यह है कि लोग ये बोलते हैं कि अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं तो टाइम करना ठीक नहीं है मार्केट को, क्योंकि कोई भी आदमी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता कब सही होगा गलत होगा। बट हमारा ये मानना है कि आपकी अप्रोच अलग अलग, जैसे हम आगे बात करेंगे, अगर आप वैल्यू स्टॉक खरीद रहे हैं जहां 10 का 50 होना है, 100 होना है, तो टाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, मोमेंट्री के गेम्स के लिए कर रहे हैं, 3 महीने 6 महीने के लिए कर रहे हैं, तो जहां 10 रुपए ही कमाने हैं तो वहां तो फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए, टाइमिंग और टाइम इन दोनों पर भी हमारी बातचीत आगे कई एपिसोड्स में रहेगी। फिलहाल आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी आवाज निवेश पाठशाला में, और तब हम आएंगे एक और नए मुद्दे के साथ। इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए क्या चीजें हैं इम्पोर्टेंट और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको समझने चाहिए, इन सब पर हमारी ये पूरी सीरीज रहेगी। बने रहिए आप CNBC आवाज के साथ। आवाज निवेश पाठशाला की प्रस्तुत करता है इंडिया निवेश, ट्रस्ट वी अर्न इट। हमारी दुनिया में आप अपनों से कभी जुदा ना होंगे। दिल जो चाहे पास लाए। एयरटेल। अरे तुम्हारे कान थोड़े छोटे हैं, नहीं? अच्छा, 2 साल पहले देखना चाहिए था, नहीं? आज क्या है? आज कुछ है। तुम्हारा हाथ भी थोड़ा 2 साल पहले तुम ही ने पकड़ा था, नहीं? पर आज कुछ है। तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगी हीरे की उम्र। BC ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। नंदी, नाम विश्वास का। Welcome to M3, MoneyControl.com's message board now on your mobile. Discuss stocks and experience the power of hundreds of thousands of minds working for your investments all the time. Get on to M3, MoneyControl.com's new market message board now on your mobile. Log on to m3.moneycontrol.com or SMS M3 to 51818 and get details on how to use M3 on your mobile. हेलो, मेरा ये सवाल स्टॉक से जुड़े हर सवाल के जवाब पाइए घर बैठकर। SMS कीजिए SD स्टॉक का नाम 51818 पर। स्टॉक के प्रायोजक हैं इंडिगो मांजा, महाना, LG ऑप्टिमस स्मार्टफोन और बेलमोंट। अब आप टीवी के सामने रहे ना रहें, आज जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW 51818 पर।
और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। साल 2007-2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ, काफी बड़े बड़े लोग उसका अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन एक शख्स जिसने वक्त पे अंदाजा लगाया, कई बार चेतावनी भी दी, हालांकि बहुत लोगों ने उनकी बात सुनी नहीं, वो थे RBI के गवर्नर डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी। और डॉक्टर रेड्डी अब हमारे साथ मौजूद हैं अपनी दूसरी किताब लिखने के बाद। डॉक्टर रेड्डी, कांग्रेचुलेशन, दूसरी किताब आपकी बाजार में आ रही है। आपने फोकस किया है इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस पे, और आपने साथ ही कहा है कि एक अनइवन रिकवरी देखने को मिल रही है दुनिया में, यानी कहीं कहीं कुछ कुछ रिकवरी आ गई, कहीं नहीं आई। अब चूंकि आपने दूसरी बार एक बुक लिखी, क्या अंदाजा है आपका, क्या क्राइसिस खत्म हो चुका है, हम निकल आए हैं उससे बाहर? ग्लोबल